ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अपने पोते को, अपने बेटे को, अपने ससुर को, अपने चाचा को, मामा को, फूफा को टिकट दे करके इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ये है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, द इलेक्टोरल प्रोसेस का लेक्चर नंबर 2। जी हां दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमने जाना कि इलेक्शन जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट होता है डेमोक्रेसी का, और इस डेमोक्रेसी में इलेक्शंस लगातार ट्रू एंड फेयर वे में होने बहुत जरूरी हैं। यही करवाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इसके कई फंक्शंस हमने पिछले वीडियो में पढ़े। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समझ पाएं। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पहले हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। इसके अलावा हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे गढ़ी जाती है, कैसे बनाई जाती है। इसके अलावा क्या चैलेंजेस फेस करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रू और फेयर वे में इलेक्शंस कंडक्ट कराने में, और साथ ही साथ हम देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से यह प्रोसेस पूरा अंजाम दिया जाता है एक कोड ऑफ कंडक्ट के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाए, और जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, यहां आपको प्रोसेस नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं कैसे सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक गढ़ बनाया जाता है पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन काउंट देख करके, और वहां से रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहां की जनता चुनती है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। जैसे आप अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज देख लीजिए, 543 के अराउंड हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसी, और हर जगह का एक रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में जाकर के बैठता है और वो हमारे लिए काम करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी तो वहां के लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन पाएंगे। इसके अलावा फाइनलाइजिंग द वोटर्स लिस्ट, जैसा हमने फंक्शंस में देखा, सबसे महत्वपूर्ण काम है इलेक्शन कमीशन का कि भाई वोट कौन करेगा उसकी लिस्ट बना लीजिए। इसके अलावा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्क्रूटिनी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म्स। जैसे ही इलेक्शन आते हैं करीब, तो हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती है। वो कैंडिडेट्स आवेदन पत्र यानी फॉर्म भरते हैं और इलेक्शन कमीशन को देते हैं। तो इन सभी फॉर्म्स को स्क्रूटिनी करना, चेक करना, ये पूरा काम है इलेक्शन कमीशन का। नॉमिनेशन कितने कैंडिडेट्स के हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो जांचना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। उसके बाद दोस्तों इलेक्शन कैंपेन शुरू होता है। उसकी तारीख, उसका टाइम टेबल वगैरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दे देता है, और फिर रैलियां होती हैं, चुनाव की सभाएं होती हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये विकास करूंगा, वो विकास करूंगा, ये सारी बड़ी बड़ी बातें होती हैं। और फिर होती है एक्चुअल वोटिंग, जहां जनता जनार्दन चुनती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने नेताओं को। दोस्तों, इसके बाद एक दिन आता है, इलेक्शन कमीशन काउंटिंग करता है वोट्स की, और आखिर में रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। और आखिर में दोस्तों अगर कुछ भी डिस्प्यूट्स हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शंस, ये भी काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। तो ये पूरा जो चार्ट है आपके टेक्स्ट बुक में बनाया हुआ है दोस्तों, इसके जरिए ही, इसको ही फॉलो करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज देख लेते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीस्ट्रक्चर किया जाता है और कौन करता है ये काम। एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ये बॉडी बनाई गई है, ऑटोनॉमस बॉडी, वो कैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाती है। जैसे पालघर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारे यहां पर थाने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव चुन करके जाता है पार्लियामेंट में, और वहां से वो जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, अपने लोगों के लिए काम करता है। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इज 543। हाउ आर दीज नंबर्स इलेक्टेड? कैसे इन 543 लोगों को चुना जाता है? तो हर मेंबर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नेतृत्व करता है। एवरी मेंबर रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। इट मींस देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा, 543 ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज का आंकड़ा। क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरलाइन कीजिएगा, डेलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, यानी जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर एक कमिटी है, एक सेपरेट बॉडी बनाई गई है, डेलिमिटेशन कमीशन। ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने का काम करती है
पॉपुलेशन के आधार पर। अगर किसी पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन आबादी ज्यादा है तो उसकी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना, यह भी काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये डेलिमिटेशन जो कमीशन है यही करता है। द डेलिमिटेशन कमीशन डज नॉट सकम टू एनी प्रेशर व्हाइल रीस्ट्रक्चरिंग एनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये पूरा का पूरा जो है बहुत सारे पैरामीटर्स को देख करके रीस्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंसी को किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको आज याद रखना है वो है कोड ऑफ कंडक्ट। जी हां, कोड ऑफ कंडक्ट यानी कुछ आदर्श, कुछ रूल्स, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। ये बहुत जरूरी है समझना दोस्तों, क्योंकि पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं, कैंडिडेट्स जब चुनाव लड़ते हैं तो थोड़े से भावनाओं में बह जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो। रूल्स रेगुलेशंस इलेक्शन कमीशन पहले ही तय करके रखती है। इन रूल्स को सरकार भी नहीं तोड़ सकती। जी हां दोस्तों, गवर्नमेंट भी इन रूल्स को नहीं तोड़ सकती। ये बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ताकि इलेक्शन अच्छे से हो पाए, फ्री एंड फेयर वे में हो पाए। यस, Election Commission has adopted several measures. The Code of Conduct is one of the measures adopted by the Election Commission. In the last few decades, the Election Commission has used its power to control malpractices during election. कई धांधलियां तो होती हैं हमारे देश में, हमने देखा ही है। पैसों का काला बाजार होता है दोस्तों। इलेक्शन के टाइम पे पैसे देकर के वोट खरीदने की कोशिशें होती हैं, यहां से वहां बहुत झोल झपाटे होते हैं। इन सब को रोकना है तो माल प्रैक्टिसेस को स्टॉप करना पड़ेगा, और इसीलिए आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना बहुत जरूरी है। The Code of Conduct explains the rules that are to be followed by the government, political parties and voters before elections and during elections. Yes, इलेक्शंस के दौरान, इलेक्शंस के पहले सभी को कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना जरूरी है। इवन द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दीज रूल्स ड्यू टू द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट इन द लास्ट फ्यू इलेक्शंस। द कॉमन वोटर्स हैव बिकम कॉन्फिडेंट इनफ, यानी हम सब में एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट बहुत जरूरी है, वरना लोगों का डेमोक्रेसी से, इलेक्शन से भरोसा ही उठ जाएगा। सबको पता अगर चल जाए कि भाई सब गलत हो रहा है, सब घोटाले हो रहे हैं, तो फिर शायद वोट देने ही कोई ना आए, और इसीलिए ये कोड ऑफ कंडक्ट बहुत मायने रखता है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। ये पॉइंट बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, तो जरूर इसे लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा आपको यह भी जानना जरूरी है कि इलेक्शन करवाना कोई खाने का काम नहीं है। बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे चैलेंजेस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेस करता है। जी हां, चैलेंजेस फेस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सबसे पहला और बड़ा चैलेंज तो यह है कि पैसे का मिसयूज होता है, और इसे रोकना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कई ऐसे प्रावधान, कई ऐसे प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं। हर कैंडिडेट को एक पर्टिकुलर अमाउंट की ही छूट दी जाती है कि भैया आप इतना ही स्पेंड कर सकते हैं, आप इतना ही एक्सपेंस कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कर रहे हैं तो आपको सब कच्चा चिट्ठा हिसाब देना पड़ेगा। और ऐसे कई प्रोविजंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। मिसयूज ऑफ मनी टेक्स प्लेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग इलेक्शंस। द इलेक्शन कमीशन हैज टू टेक सेवरल मेजर्स टू स्टॉप सच अ मिसयूज ऑफ मनी, यानी पैसे का दुरुपयोग, पैसे का गैर वापर जो है वो रोकने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है हमारी इलेक्शन कमीशन को। इसके अलावा मेनी पॉलिटिकल पार्टीज गिव इलेक्शन टिकट्स टू कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड। जी हां, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई बार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला कोई गुंडा, कोई मवाली जो है वोटर्स को धमकी बिमकी देके, कुछ आड़ी टेढ़ी बातें करके वोट देने के लिए धमका रहा है, मजबूर कर रहा है। ऐसी चीजें भी चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए, चैलेंज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। तो इसे भी रोकना बहुत जरूरी है, और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का सहयोग बहुत जरूरी है। उन्हें ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दिस रिजल्ट्स नॉट ओनली इन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बट द इलेक्शन कमीशन आल्सो फेसेस प्रॉब्लम्स इन इंश्योरिंग द इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन फ्री एनवायरनमेंट। तो ये सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टीज को भी जिम्मेदार बनना चाहिए, और ऐसे लोगों को इलेक्शन में खड़े होने के लिए टिकट देना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अनदर मेजर चैलेंज इज वायलेंस। कई बार हमने ये देखा है हमारे देश में दंगे हो जाते हैं इलेक्शंस के दौरान, या कई बार करवाए जाते हैं। तो ये चीजें ना हो, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इलेक्शन कमीशन ये एक बड़ा चैलेंज फेस करता है, वायलेंस का चैलेंज ड्यूरिंग इलेक्शंस। द एक्सटेंट ऑफ वायलेंस हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग इलेक्शंस। कई बार देखा है, कई ऐसे इलाके हैं भारत के, छत्तीसगढ़ जैसे या महाराष्ट्र के कुछ इलाके जहां नक्सलवादी अटैक्स बहुत होते हैं, जम्मू कश्मीर जैसे इलाके जहां टेररिस्ट अटैक्स जहां बार बार होते हैं, ऐसे इलाकों में बिना वायलेंस के इलेक्शन कंडक्ट कराना एक बड़ा चैलेंज होता है। और इसके लिए पूरी फोर्स लगा दी जाती है। इलेक्शन कमीशन जी जान लगा करके ये कोशिश करती है कि बिना डर के वातावरण के, एक अच्छे वातावरण में, एक नॉन वायलेंट वे से, ट्रू और फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएं, टू रिटेन
कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अपने पोते को, अपने बेटे को, अपने ससुर को, अपने चाचा को, मामा को, फूफा को टिकट दे करके इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं। ये परिवारवाद जो है, इससे भी इलेक्शन कमीशन को प्रॉब्लम हो सकती है और एक इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। एक ही पार्टी, एक ही घर, एक ही घराना हमेशा इलेक्शन जीतता रहता है, ये भी गलत है। टू रिटेन अ कंटिन्यूइंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स, लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट्स टू देयर ओन रिलेटिव्स, ये भी नहीं होना चाहिए। दिस प्रैक्टिस क्रिएट्स अ फैमिली मोनोपोली इन पॉलिटिक्स, यानी एक ही फैमिली सब कंट्रोल कर रही है, ऐसा हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं ये सारे चैलेंजेस जो इलेक्शन कमीशन फेस करता है वो आप समझ पा रहे होंगे। इनको ओवरकम करके हर बार अच्छे से इलेक्शन हो, यही कोशिश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रहती है। दोस्तों आगे बात करते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। तो आप छोटा सा चित्र मैंने वहां पर दिया है, टेक्स्ट बुक में अच्छे से बड़ा सा दिया होगा, आप जरा ध्यान से देखिएगा। पहले जो इलेक्शंस होते थे वो दोस्तों चिट्ठियों से होते थे, बैलेट पेपर उन्हें कहा जाता था। उसी पर दोस्तों हम चुनाव में जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनका चुनाव करते थे और उसे एक बैलेट बॉक्स में, ये काला सा जो डब्बा है उसमें डाल देते थे और वोटिंग हो जाती थी। लेकिन इससे कई प्रॉब्लम्स होने लगे, कई धांधलियां होने लगी, कई प्रॉब्लम्स फेस करने लगे। साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हम कह सकते हैं कि भैया हमें पेपर नहीं इतना ज्यादा यूज करना चाहिए, भाई यहां पर तो पेड़ जो पौधों को नुकसान हो रहा है। तो ये बचने के लिए, इससे बचने के लिए भी हमने ईवीएम मशीन्स को अब यूज करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही इलेक्शंस कराए जाते हैं। तो कुछ यहां पर रिफॉर्मेशंस हुए हैं। टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, द पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव 50% कैंडिडेचर टू वुमेन। तो ये एक बड़ा रिफॉर्मेशन है। पहले महिलाओं को उतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, अब दिया जाने लगा है। कई जगहों पे दोस्तों महिलाएं ही कैंडिडेट के तौर पर खड़ी रहती हैं, किसी भी पार्टी की हो, जीतेगी तो महिला ही। कुछ सीट्स जो है रिजर्व कर दी गई हैं महिलाओं के लिए, तो ये एक बड़ा रिफॉर्मेशन है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू एनी क्रिमिनल बैकग्राउंड पीपल, तो ये एक रिफॉर्मेशन है। इसके लिए कायदा कानून बनाया गया है। दे शुड स्ट्रिक्टली फॉलो द डिसीजंस गिवन बाय कोर्ट्स इन दिस रिस्पेक्ट, कायदा कानून को फॉलो कीजिए, ऐसे लोगों को दूर रखिए इलेक्शन से। आखिर में दोस्तों द गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, खर्चा जो है सरकार उठाएगी, टू एंश्योर दैट पार्टीज विल नॉट मेक मिसयूज ऑफ मनी एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शंस कैन बी स्टॉप्ड। तो सरकार अगर एक्सपेंस कर रही है, सबको बजट बना करके दे दिया है, तो फिर मिसयूज को रोका जा सकता है। आखिर में दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट शुड बी अमेंडेड so that candidates having criminal background would not be able to participate in elections, यानी पीपल्स चॉइस होना चाहिए। क्रिमिनलाइजेशन को रोकना है तो जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता को हक है, जनता ही चुनेगी और जनता ही अपना नेतृत्व सही तरीके से चुनेगी। तो ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो इलेक्शंस के दौरान हमारे देश में देखे गए हैं। पहले बैलेट पेपर थे, अब ईवीएम मशीन्स आ चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरी बातें समझ आई होंगी, ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, share and subscribe.